हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेशन सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर बेस्ड है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको लाइव चैट में करने हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज का जो ये सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है लिया गया है। तो आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड्स इंग्लिश में भी गिवन है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, ठीक है। तो जिस जिस तरह से कि हावर्ड गार्डनर ने 8 तरह का बुद्धि के प्रकार को बताया था, लेकिन एक्चुअल में अभी कितना है, 9 है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि इंटेलिजेंस जो है वो 8 प्रकार का है, ठीक है। तो उसी तरह से स्टर्नबर्ग ने भी जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कितने? तो 3 प्रकार के बताए थे, ठीक है। इंटेलिजेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो वहाँ आपने अगर इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है तो आप लोग आसानी से आंसर कर पाएंगे। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करके प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके इम्पोर्टेंट इनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और भी चीज़ों के और भी मनोवैज्ञानिकों के बारे में वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है कि किसके अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो पहला है, देखिए इसको इंग्लिश से आप समझेंगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल है, सोशल है, एक्सपीरियंशियल है और कॉन्टेक्चुअल है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? अवयवभूत, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आनुभविक और चौथा है संदर्भगत, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ हिंदी के अपेक्षा जो है इंग्लिश ज़्यादा बेटर लगता है। तो आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको बता दें, आप लोग देखा है तो बुद्धि का जो 3 प्रकार उन्होंने बताया था, ठीक है। तो पहला जो था वो क्या था? एनालिटिकल। क्या था? एनालाइटिकल, ठीक है। दूसरा था क्रिएटिव। क्या था? दूसरा था क्रिएटिव, ठीक है। और तीसरा था प्रैक्टिकल। क्या था? प्रैक्टिकल। अब आपको बता दें इसको और भी नाम से जाना जाता है। जैसे एनालिटिकल है, ठीक है, तो एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल जाना जाता है, ठीक है। और जो क्रिएटिव है इसको एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल जाना जाता है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल है इसको कॉन्टेक्चुअल जाना जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये 3 नाम तो आपका आ गया। क्या क्या? पहला आ गया, तीसरा आ गया और चौथा भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या नहीं आता है? तो सोशल यानी कि सामाजिक नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? तो सेकंड नंबर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो उस समय आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में गिवन रहेगा। तो आपको जिसमें अगर हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यह बहुत हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अगला समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, हावर्ड गार्डनर, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको हमने बताया था हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किस पर बल देता है? तो पहला है सामान्य बुद्धि, दूसरा है कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं और चौथा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ठीक है। तो यहाँ पे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किस चीज पर बल देता है, तो इसको आपको बताना है। तो यह भी आपको हमारे प्लेलिस्ट मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा वीडियोस जो है बनाए हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया था, यानी कि जो इन्होंने 8 प्रकार का बहुबुद्धि बताया था, तो उस 8 प्रकार के बुद्धि में सभी का बुद्धि जो है किसी में एक प्रकार की बुद्धि क्या होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है। इनका अगर ग्राफ देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। अगर एक प्रकार की बुद्धि अधिक है तो दूसरी क्या होगी? उससे कम लेवल की, या मतलब कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर
कोई मूर्ति अच्छा बना सकता है, उसमें स्पेटियल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरा इंटेलिजेंस जो है रट कर या फिर याद करने का इंटेलिजेंस या फिर खेलने का जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर वो आ जाए, ठीक है। यानी कि उसके अंदर प्राकृतिक बुद्धि आ जाए, नेचुरलिस्टिक बुद्धि आ जाए, तो ऐसा असंभव है। तो आप लोग वहां से जाकर देखेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, तो विलक्षण योग्यता होती है। इसी को इन्होंने जो है हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बताया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थ फ च ध्वनियां हैं, ठीक है। तो ये ध्वनियां जो है क्या है, रूपीम है, लेखिम है, शब्दीम है या फिर स्वनिम है, ठीक है। यानी कि मॉर्फीम है, ग्राफीम है, लेक्सिम है या फिर फोनिम से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो स्मॉलेस्ट साउंड होता है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है फोनिम्स यानी कि स्वनिम कहलाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिए अब इसको लिखने, अब देखिए इसे छोटा कुछ कर सकते हैं क्या, थ से छोटा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट साउंड जो हमारा होता है स्वनिम, और इसको जो लिखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे टी एच पी एच सी एच लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा ग्राफीम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ग्राफीम। अगर हम मॉर्फीम को समझें तो मॉर्फीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट वर्ड होता है या फिर पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसका कि एक मीनिंगफुल, एक वो क्या होता है, एक मीनिंग होता है। जैसे कि डॉग लिखे, ठीक है। तो डॉग क्या हो गया, कुत्ता, लेकिन इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, तो मॉर्फीम कहलाता है। अगर लेक्सिम्स को देखें तो लेक्सिम भी क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसको कि बहुत तरीके से, मतलब उसका बहुत सारा वेरिएंट हो सकता है, ठीक है। जैसे प्ले हम बोलें, ठीक है, प्ले बोलें तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं इसका वेरिएंट में, प्लेज लिख सकते हैं, प्लेड लिख सकते हैं, ठीक है, प्लेइंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाता है, लेक्सिम्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट साउंड है ये हमारा हो गया आंसर क्या, तो फोनेम्स हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को, तो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता अगर है तो उससे बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहले में दिया है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा दिया है कि अच्छी लड़की, ठीक है, तथा अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और तीसरा दिया है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, ठीक है। और फोर दिया है लड़कों को जोखिम उठाने वाले और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित जो है करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए, तो आप इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर यहाँ पे देखें पहला नंबर, तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन पे आप गौर करें तो यहाँ पे कह रहा है एक साथ है, यानी कि जो भी है एक साथ, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो हमारा ये राइट आंसर होना चाहिए। अगर दूसरा का बात करें तो यहाँ पे कहता है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहकर, सिंपली कहने की बात हो रही है, फॉर्मेलिटीज की बात हो रही है, ठीक है। शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। तो जहाँ पे इस तरह का आपको मिले कहकर, ठीक है, तो इस तरह का आपको सिंपली सेइंग इस टाइप का मिले तो वो आपको देख के हटा देना है, ठीक है। उसके बाद है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, यहाँ तो निरुत्साहित ये देख के आप इसको ऐसे ही हटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित, यानी कि लड़कों को यहाँ पे ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने की बात करी जाए, जोखिम वाला काम, और लड़कियों को नहीं, नहीं लड़कियों को क्या है, तो उस दृष्टि से वो नहीं देख रहा है, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय जो हैं तो किसके लिए, जो व्यक्तिक विभिन्नताओं को जो पूरा किया जाता है तो किसके लिए। तो पहले ऑप्शन में कहता है कि व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा कहता है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और तीसरा कहता है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य है, ठीक है। और फोर कहता है व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए।
चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप लोग जितने वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी हमारी वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए, व्यक्ति की शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर बहुत तेज है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को गेन कर लेता है, कोई किसी चीज़ को गेन नहीं कर पाता है, तो ये दो कैटेगरी का जो बच्चा है इसके बीच जो ये गैपिंग है, ठीक है, तो इस गैपिंग को कम करने के लिए ही ये मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड में दिया है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान। जहां पे आपको समान वर्ड मिले इसको देख के आप हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या फिर अयोग्य हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यह समझने के लिए केवल नहीं किया जाता है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। क्लासिफिकेशन का जहां भी बात आए, वर्गीकरण का बात आए, तो उसको देख के आपको पहले ही नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद 4 में दिया है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो यहाँ पे केवल विशिष्ट होने का मतलब अनुभव अनुभव उसको कराया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा रॉन्ग हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे देखकर कैसे इसको हटा देते हैं, तो ये आप भी आसानी से कर सकते हैं। अगर रेगुलर टास्क टेस्ट जो भी इस पर लगा रहे हैं इस चैनल पर, तो उनको पता चल गया होगा कि इस ऐसे वर्ड्स को देख के हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो आप अगर नए हैं तो आपको भी इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप रेगुलर टेस्ट लगा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो फर्स्ट नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर जो भी उसके बारे में अगर संबोधन किया जा रहा है तो किस प्रकार का जो है विद्यालय जो है किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ पे पहला है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरा दिया है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ठीक है, उसके बाद है तीसरा धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। ठीक है, और चौथा दिया है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए जब लंबा लंबा ऑप्शन आए तो आप इसका कीवर्ड्स पकड़ के भी इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ पहले ऑप्शन में, अवसर, है ना। तो अवसर जिस ऑप्शन में मिलता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, उसको आप आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो आंसर है हो सकता है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। दूसरा देख लेते हैं शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो यहाँ पे क्या है, केवल उसका फोकस क्या हो रहा है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पढ़े दिया कहता है विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो यहाँ केवल विद्यालय पूरा फोकस उसी के लिए विद्यालय को और भी चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो हमारा रॉन्ग हो जाता है अ, इस अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो देखिए विशेष का बात जहाँ पे आगे किसी के स्पेसिफिकेशन की बात, ठीक है, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अभी आपको जस्ट बताए थे समान वर्ड जहाँ पे मिले उसको देख के नेग्लेक्ट करना है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इस दोनों में से ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवसर। तो अवसर जिस ऑप्शन में मिलता है वो हमारा मोस्ट एकदम से पॉजिटिव इसको मान सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो आप इस दोनों में से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपको वर्ड लगता है उसके तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो इसके तरफ झुकाव हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको आप CCE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, सभी तरह का मूल्यांकन होता है, चाहे
आप पढ़ने में अच्छे हों, चाहे आप खेलने में अच्छे हों, चाहे आप अच्छा गाना गाते हों, ठीक है। तो इसमें जो इवैल्यूएशन होता है सर्वांगीण रूप से होता है, ठीक है। तो किसी एक चीज को पकड़ के इसमें आगे नहीं बढ़ा जाता है। तो उसी देखो वही कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल, जो मूल्यांकन जो है डैश पर बल देता है। तो पहला है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ठीक है। उसका दूसरा दिया सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। उसके बाद तीसरा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। और चौथा है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसका आप लोग राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो जहाँ पे परीक्षा मिले उसको देख के हटा दीजिए। यहाँ पे अनावश्यक है, ठीक है, तो इसको भी देख के हटा दीजिए, नहीं दो ऑप्शन खत्म, बच गया दो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ठीक है। और दूसरा पढ़िए, सीखने के किस प्रकार, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो किस प्रकार सीखता है या अवलोकित करता है, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जब निरंतर इसका इवैल्यूएशन हो रहा है तो वो क्या होगा, सुधार सुधार करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारा सेकंड जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने जिन्होंने टू किया है बिल्कुल सही है। अब अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, विद्यालय आधारित आकलन, जो विद्यालय के आधार पर जो आकलन किया जाता है, तो फर्स्ट कहता है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ठीक है। क्या यह शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करेगा, ठीक है। दूसरा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर तीसरा दिया है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थी की मदद करता है। और चौथा दिया है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, देखिए अगर पहला का बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जवाबदेही कम कर देता है, ये सब निगेटिव बात है, इसको देख के हटा दीजिए। दूसरा में है मानकों की प्राप्ति में, तो मानक वर्ड जहाँ मिले से देख के हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद है परिचित वातावरण में, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, विद्यालय में जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे वो रूबरू हो जाता है, उस चीज को वो जानता है, ठीक है। तो वही होता है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है, तो मदद करता है, ठीक है। चौथा अगर बात करें तो यहाँ पे कहता है लापरवाह बनाता है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड जहाँ मिले से देख के हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो टू नंबर, सॉरी तीन नंबर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, यानी कि सीखने के लिए जो तत्परता होती है वो किस ओर संकेत करती है। तो पहला है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। दूसरा दिया है सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध लग रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा दिया है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, ठीक है। और चौथा है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो आप लोग इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए सीखने की तत्परता की नियम डैश की ओर संकेत करती है। तो आपको बता दें कि सीखने की जो तत्परता है इसको थॉर्नडाइक ने दिया था, बट इसका आंसर यहाँ पे थॉर्नडाइक नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे थॉर्नडाइक ही होगा, लेकिन थॉर्नडाइक नहीं होगा। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने भी जो सीखने की तत्परता का नियम दिया था तो वो किस ओर वो इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट का बात करें तो शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि देखिए सीखने के लिए तत्पर कौन होगा, जो उसके लिए मेंटली या फिर फिजिकली वो मतलब तैयार रहेगा, मतलब योग्य रहेगा, तो वही जो है सीखने के लिए तत्पर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर यानी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वो क्या हो, रेडी हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, फर्स्ट। दूसरा देखें सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञान, वर्तमान उसका कॉग्निटिव लेवल क्या है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने या संतुष्टि की बात की जा रही है तो ये सब भी रॉन्ग हमारा होता है। तो हमारा क्या हो गया, वन इसका राइट आंसर होता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने वन किया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उन उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ठीक है, मतलब एक शिक्षिका की कक्षा में क्या है, तो कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। अब उसके लिए वो क्या कहेगी। तो देखिए देखिए फर्स्ट में कहता है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से क्या ले, हेल्प ले, मदद ले। दूसरा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा कक्ष में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि पर वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तीसरा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। चौथा दिया है पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। यानी कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले क्या हैं, तो बच्चे हैं। तो शिक्षिका क्या करेगी, अगर कुछ कोई भी चीज या तो खेल करवा रही है या फिर कोई गतिविधि वो करवा रही है, तो सबसे बेटर यहाँ पे क्या कहना उचित होगा, तो आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए अगर पहला का बात करें, यहाँ कहता है मदद लेना। तो मदद लेना मतलब क्या होगा कि आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो वो जब भी जाएगा तो वो हमेशा वो मदद लेने के लिए ही सोचेगा। तो पहला ऑप्शन इस एंगल से क्या होता है, तो रॉन्ग होता है। दूसरा का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करें। इसका मतलब है कि हमेशा वो कोई ना कोई वैकल्पिक गतिविधि ही सोचेगा। इसका मतलब जो मुख्य चीजें जो सामान्य बच्चों को सिखाई जा रही है वो क्या होगा, तो मतलब दूर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, तो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ये सही बात है कि आप बैसाखी का प्रयोग करके जो खेल के मैदान में जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। मतलब जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं उनको गाना गाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तो बिल्का बेतुका टाइप का ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 3 नंबर। ठीक है, कि आप बैसाखियों का प्रयोग करके क्यों नहीं जा सकते, उसे क्या कर रहा है, वो मोटिवेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 3 नंबर होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कहता है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किस चीज के अतिरिक्त जो है सभी के कारण अधिगम अवसकता यानी कि यहाँ पे देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए पहला है कि सेरेब्रल डिस्फंक्शन, मतलब ये आपका ब्रेन से जुड़ा है। दूसरा है संवेगात्मक इमोशनल जो डिस्टरबेंस, उसका तीसरा दिया है व्यवहारगत विघ्न बिहेवियरल डिस्टरबेंस, और चौथा दिया है सांस्कृतिक कारक। ठीक है, नहीं कल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या चीज जो है किसके अतिरिक्त किसको नहीं, मतलब अतिरिक्त क्या हुआ, उसको छोड़ के जो है सभी जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर हमारा होता है 4 नंबर। क्यों, क्योंकि देखिए ये ब्रेन से जुड़ी बीमारी है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन अगर होगा तो अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर वो इमोशनली रूप से डिस्टर्ब रहेगा तो उसमें भी वो चीज़ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद व्यवहारगत विघ्न, अगर उसके साथ व्यवहार सही से नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा और लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकता है। तो हमारा 1 2 3 तो होगा बट 4 जो है नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए एक समावेशी विद्यालय, ठीक है, तो समावेशी विद्यालय क्या होता है आप सभी को पता है कि जहाँ की सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन जो है नहीं होता है। देखिए यहाँ पे है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि जो भी बच्चे हैं उनकी क्या क्षमता है उस चीज़ को वो थोड़ा इग्नोर करता है कि वो डिसेबल मतलब उनमें किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। ठीक है, और सभी को क्या करता है वो कक्षा कक्ष में मतलब लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसका दूसरा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, और तीसरा दिया है विशेष रूप से योग्य विद्या शिक्षार्थियों के अधिगम
परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, और चौथा दिया है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कल के टेस्ट के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और रोजाना का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी टर्म्स होता है हम इसमें अपलोड करते रहते हैं। चलिए, तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है शिक्षार्थियों की क्षमताओं को परवाह किए बिना, मतलब कि उनमें क्या डिसेबिलिटीज है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, सभी को अधिगम के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका क्या होता है, फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर की बात करता है, जैसे देख के आप हटा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें विशेष रूप से, आप क्या बोले, विशेष रूप से जहाँ भी विशेष मिले उसको देख के हटा दीजिए। उसके बाद है शिक्षार्थियों की निरोगिता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना है, कि उसमें जो निरोगिता के अनुसार है। ठीक है, तो किसी चीज के अनुसार अगर आप करेंगे स्पेशल, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, फर्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स, ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।